गुड इवनिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी कंप्लीट कर लिया था बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट से सभी प्रोविजंस हमने डिटेल में पढ़ ली हुई हैं। एक बारी फास्ट फास्ट रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर मिसलेनियस वाला पार्ट के ऊपर आते हैं, कब रेस जुडिकाटा लगता है कब नहीं लगता। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। आप देखिए, हमने अभी तक की क्लासेस में ये पढ़ा कि सेक्शन 11 जो है कोर्ट को बार कर रहा है। वहाँ पे शेल का मतलब मैंडेटरी है। कोर्ट को बार किया जा रहा है किसी भी सूट का या इशू का ट्रायल करने से। ट्रायल के ऊपर बार है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के ऊपर बार नहीं है। अगर 6 कंडीशंस है हमारे पास, अगर ये 6 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है देन इट विल बी कवर्ड बाय सेक्शन 11 एंड रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। पहली कंडीशन है कि 2 सूट होने चाहिए, 2 प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। बेसिकली सूट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो पूरे उसमें वो कहते हैं 2 बारी वो मैटर इन इशू होना चाहिए, ठीक है। 2 सूट होने चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट। फिर हमने पढ़ा कि जो फॉर्मर वाला सूट है उसमें जो मैटर इन इशू है और जो सब्सिक्वेंट वाले सूट में मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली कब सेम होता है? अगर वो एक्चुअली इन इशू होगा या फिर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होगा। फिर हमने पढ़ा कि जो पार्टीज है वो सेम होनी चाहिए, बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा पार्टीज का जो टाइटल है वो सेम, यानी कि सेम टाइटल होना चाहिए। पार्टीज का टाइटल नहीं, सब्जेक्ट मैटर, सूट का जो टाइटल है, कैपेसिटी जिसमें वो क्लेम कर रही है, टाइटल सेम होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए, मैटर इन इशू सेम होना चाहिए, 2 सूट होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। बट यहाँ पे फॉर्मर कोर्ट की बात कर रहा है, याद रखना है आपको। फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए सब्सिक्वेंट वाले सूट को ट्राई करने के लिए। अगर वो कॉम्पिटेंट है तब तो कवर ही हो गया यहाँ पे रेस जुडिकाटा में। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नहीं कहेंगे कि रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। हमें देखना पड़ेगा वाई इनकॉम्पिटेंसी, किस वजह से इनकॉम्पिटेंसी है। अगर वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से इनकॉम्पिटेंसी है तब फिर वो एक्सेप्शन में आ गया एक तरह से, यानी कि कवर्ड बाय माना जाएगा, अगेन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। बट किसी और रीजन से अगर इनकॉम्पिटेंसी है, नॉट बिकॉज ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं हो रहा। फिर वो लास्ट हमने पढ़ा फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। फाइनली हर्ड मतलब मेरिट्स पे उसको सुन लिया गया है। मेरिट्स मतलब एविडेंसेस सारे सुने और लास्ट में डिसाइड किया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसाइड नहीं किया। ये 6 के 6 पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। मुश्किल नहीं है, बट जब प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस करके फिर इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स इसके ऊपर लिखते हैं। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं, कई बारी मेंस में भी ये चीज़ें आ जाती है। वो लिखने के बाद फिर मैं क्वेश्चंस की 2 फॉर्म आपको बता रहा हूँ इसमें। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप किस तरह से आंसर करोगे, और एक अगर फिर वो प्रोपोजिशन बेस्ड आ रहे हैं घुमा फिरा के तो कैसे डिटरमाइन करोगे। वैसे आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि अभी तक हमने उसको पार्ट्स में किया है। याद कीजिए, जब हम टाइटल निकाल रहे थे तो हमने उसमें टाइटल निकालना सीखा और उसमें हमने मैटर इन इशू भी समझा कि कैसे निकालते हैं। सेम पार्टीज हमने अलग से किया। जब सेम पार्टीज कर रहे थे बाकियों को हम प्रिज्यूम कर लेते थे कि फुलफिल हो रहा है। बस अब ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सारी चीजें हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेज जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा लास्ट में जाके। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस प्रोविजन से। लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग बनाना इसी में। हम अब इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को खत्म हो गया हमारा बेयर में से, इसको कंक्लूड करने लगे हैं अभी हम। एक दिन में नहीं होगा, 3 4 क्लासेस आराम से लग जाएगी। मिसलेनियस पॉइंट्स किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग रेस जुडिकाटा। पूरा लिखना आप, मिसलेनियस पॉइंट्स रिगार्डिंग रेस जुडिकाटा, क्योंकि हमने बेयर से सारी प्रोविजंस पढ़ ली है। आप याद कीजिए जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ना, हेडिंग हमने क्या बनवाया था? बेयर एक्सप्लेनेशन। बेयर को ही एक्सप्लेन किया अभी हमने। तो अब उसके मिसलेनियस पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट। या इज द कोर्ट बाउंड टू गिव अप is the court bound to give up the suit if
रेस जुडिकाटा is proved, if res judicata is proved, और does, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, does it has the discretion। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि जब रेस जुडिकाटा प्रूव हो गया तो कोर्ट बाउंड है उसको गिव अप करने के लिए कि अब उसको ट्राई नहीं करेगा, या कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि देखे कि करना चाहे तो कर भी ले और नहीं करना चाहे तो ना भी करे। कौन बताएगा? हेमंत जी? नहीं, आप नहीं बताओगे। प्राची बताइए। बाउंड है ना, हमने स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा ना, स्टार्टिंग की क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप, हाँ, वो डिक्री अगर करता भी है उसके बाद तो वो वॉइड होने वाली है डिक्री। कोर्ट यहाँ पे बाउंड है अगर दूसरी पार्टी ने प्रूव कर दिया रेस जुडिकाटा, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं है। इसमें लिखिए इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसमें लिखिए आंसर। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट अगर आपने डिटेल में किया हो ना टॉपिक तभी आप आंसर कर पाओगे। प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाती हैं ये चीज़ें। वंस रेस जुडिकाटा is proved, once res judicata is proved, the court becomes incompetent, court becomes incompetent, therefore it is bound to give up the suit, ब्रैकेट्स में लिख लेना, मैंडेटरी, मैंडेटरी, नो डिस्क्रिशन। कोर्ट की कोई डिस्क्रिशन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट था। ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हम सेकंड लिख रहे हैं। मिसलेनियस बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर कर देंगे हम इसमें, ठीक है? आप ही आंसर करोगे। स्टार बना लेना बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखना एट व्हाट स्टेज, एट व्हाट स्टेज द ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकाटा बी रेज्ड, objection of res judicata be raised, and will a delay in raising, will a delay in raising the plea of res judicata defeat the right of the party, defeat the right of the party। सेक्शन 11 हमने पूरा पढ़ा या अभी टॉपिक में करवा ही चुका हूँ। हमने कहीं पे ये पढ़ा कि रेस जुडिकाटा इस स्टेज पे आएगा या उस स्टेज पे आएगा? कहीं भी नहीं हमने ये चीज़ तो पढ़ी। इट मीन्स कि रेस जुडिकाटा की जो एप्लीकेशन है हम कहाँ मूव कर सकते हैं? एनी स्टेज, एट एनी स्टेज, ठीक है? इसमें लिखिए आंसर। रेस जुडिकाटा शुड बी रेज्ड इन अ सब्सिक्वेंट सूट, ये हमें पता ही है, सब्सिक्वेंट सूट एट एनी स्टेज, at any stage before the passing of the judgment, किसी भी स्टेज पे बिफोर द पासिंग ऑफ द जजमेंट। इसमें लिखना एप्लीकेशन would be filed for amendment of pleadings, amendment of pleadings, or in the written statement, पूरा लिखना आप, in the written statement he should raise such objection। तो हमें
ये जो हमने पढ़ा ना, दिस इज जनरल रूल। कि जनरल रूल तो यही है कि कहीं पे भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। दो तरह से रेजिड्यू काटा की प्ली ली जाती है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बताया था। एक तो हम यहीं पे ले लेंगे, एप्लीकेशन लगा के ले सकते हैं, एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पे आप मूव कर सकते हो। दूसरी प्ली है डब्ल्यू एस में आप लिख रहे हो, अपने डब्ल्यू एस में आप वो चीज़ लिख रहे हो। डब्ल्यू एस में नहीं लिखा तो फिर वो अमेंडमेंट करके लाते रहिए उसमें आप। बट डब्ल्यू एस में लिख दिया तो इशू बन जाएगा उस चीज़ का। अब वो इशू डिसाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन आ गई अगर वहाँ पे, सपोज इशू कोड बना चुका है ऑलरेडी, तब थोड़ा ना डब्ल्यू एस और वापस इशू फ्रेम कराते रहोगे, एप्लीकेशन लगा दो ना। यू हैव टू ऑप्शंस, एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, रेस जुडिकाटा की लगा दिया, कोड डिसाइड करेगा, सूट को साइड पे रखा जाएगा, पहले एप्लीकेशन डिसाइड होगी। ठीक है। हाँ, प्रिलिमिनरी इशू सबसे पहले डिसाइड किए जाते हैं, जब इशू फ्रेमिंग करेंगे ना हम तब ये चीज़ समझेंगे। इसमें लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ there is a delay in raising plea of res judicata, will his right be defeated? अगर डिले हो जाती है, लाइक जब उसको पता था पहले क्यों नहीं लेके आया, कोर्ट पहुंच गया फाइनल हियरिंग पे, पार्टी लगा रही है रेस जुडिकाटा की अपील, कोर्ट कहेगा मैं 4 साल से केस सुन रहा हूँ और आज आप कह रहे हो कि रेस जुडिकाटा, कि मैं ये जो सेकंड सूट है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो 4 साल मेरे क्यों वेस्ट कर दिए आपने, है ना। पहले क्यों नहीं आए जब आपके पास ग्राउंड थे, तो एट दी अर्लीस्ट लगाइए ना। भले ही जनरल रूल ये है कि सेक्शन 11 आपको कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रहा, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली तो हम एट एनी स्टेज लगा सकते हैं, बट अगर आप डिले से लगा रहे हो तब थोड़ा सा तो आपको सफ़र होगा, मतलब थोड़ा सा तो आपको, यानी कि एट दी मैक्सिमम कोर्ट क्या कर सकती है, आपके ऊपर कॉस्ट वगैरह इम्पोज कर देगी, आपकी एप्लीकेशन अलाउ करेगी कि ठीक है लगा लो आप एप्लीकेशन, बट कॉस्ट पे फिर आपकी वो एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी। इस पे लिखिए सिंपल लिख देना नो, आंसर में नो he will be allowed to raise objection, he will be allowed to raise objection, court at the, next पैरा में लिखना, court at the most may impose the cost, therefore it is better to raise the plea early। बेटर है, ठीक है, नहीं भी किया तो कोई नहीं, कॉस्ट वगैरह बियर करो और लगाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कैन अ पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन अ पार्टी waive his right to res judicata? क्या कोई पार्टी अपना राइट टू रेस जुडिकाटा वेव ऑफ कर सकता है? कौन बताएगा? ऑनलाइन में बताइए। लोविंदर आप बताइए, पूर्वी आप भी बताइए, और पूर्वी आप ऑनलाइन क्यों चल रहे हो इतने दिनों से? आप में से कौन बताएगा? बताओ। वेव कर सकता है पर बाद में जाके चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, हमने पढ़ी ये चीज़ तो। हाँ ठीक है, पार्टी क्यों ही करेगी, बट अगर नेग्लिजेंटली कह लो या किसी भी रीज़न से वो नहीं लेके आया प्ली, तो कोर्ट तो बार्ड नहीं है ना, कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं होगा। कोर्ट ने, मैंने आपको लिखवाया स्टार्टिंग में, अगर उसने डिक्री पास भी कर दी है तो डेट विल बी अ वैलिड डिक्री, और सेकंड वाली फिर मानी जाएगी। नो वन शुड बी स्लीपिंग ओवर हिज राइट्स, वो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कर तो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखिए दो सिचुएशंस बना रहे हैं हम यहाँ पे।
हाँ वेरी गुड, पूर्वी ने लिखा है कि हाँ कर तो सकता है बट डिग्री आने के बाद चैलेंज नहीं कर सकता। देखो एक चीज़ और भी होती है, वेव ऑफ का भी ना एक टाइम होता है। वेव ऑफ का टाइम होता है, एक होता है इनिशियल टाइम, जो मैं अभी आपको दो सिचुएशन बना रहा हूँ। आप एक पार्टी ने सूट फाइल किया, अब मैं ही प्ली लाऊंगा ना रेस जुडिकाटा की, मेरे ऊपर सूट फाइल किया, आई एम डिफेंडेंट, तो मैं प्ली लेके आऊंगा रेस जुडिकाटा की। तो मैं चाहूँ तो ना लूँ प्ली उसकी, मैं कहूँगा चलने दो केस को, कोई बात नहीं। अब मैंने वेव ऑफ कर दिया इनिशियली उस चीज़ को। दूसरी सिचुएशन, या मैं कहीं पे भी ला सकता हूँ, थ्रू आउट दी प्रोसीडिंग्स कहीं भी ला सकता हूँ, और नहीं भी लाना चाहता तो ना लाऊं उस चीज़ को। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मैं सच में प्ली लेके आ गया, मैं स्टार्टिंग में ही कोर्ट को बोला कि दिस सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, डिफेंडेंट हूं और प्ली मैं लेके आ गया। अब कोर्ट ने वो चीज़ डिसाइड कर दिया, अब मैं कोर्ट को कह रहा हूँ कि नहीं मैंने ये प्ली विड्रॉ करनी है, मैं इसको वेव ऑफ करना चाहता हूँ। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट हो गया, उस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं रही है, अब आप बैकआउट नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो सिचुएशन हम लिख रहे हैं, इसमें लिखिए देयर कैन बी टू सिचुएशंस, there can be two situations, फर्स्ट, ऐसे में लिख लेना, यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ हम लिखेंगे सेकंड सिचुएशन। सेकंड में लिखिए या फर्स्ट में लिख लीजिए, बिफोर इट इज प्रूव्ड, इट इज मतलब बिफोर रेस जुडिकाटा इज प्रूव्ड, कैन डिफेंडेंट waive his right of res judicata? Answer is yes, he can avoid it, he can avoid it। यहाँ पे दो सिचुएशन है, यहाँ पे भी पहली सिचुएशन उसने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई तो उसने अवॉइड करा दिया। दूसरी सिचुएशन एप्लीकेशन लिखा लगा दी है उसने कोर्ट में रेस जुडिकाटा की, बट उस पर अभी हियरिंग नहीं हुई, प्रूव नहीं किया अभी उसने। वो कहता है कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, उसने एप्लीकेशन लगाई है, करने दो उसको, विड्रॉ चाहता ही नहीं वो अपना कि रेस जुडिकाटा, या उसको समझ आ गया कि नहीं बन रहा रेस जुडिकाटा तो विड्रॉ कर रहा है, करने दो, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ तो वो कर सकता है, बट सेकंड सिचुएशन, डिफेंडेंट डिफेंडेंट रेज्ड the plea of res judicata and res judicata is proved, and res judicata is proved. Defendant filed his affidavit, defendant filed his affidavit in the court to waive his right, his right, and to continue the trial। नेक्स्ट इसमें लिखना द मोमेंट रेस जुडिकाटा इज proved, the moment res judicata is proved, the court becomes incompetent to try the suit any further। क्योंकि बार तो सेक्शन 11 ने सूट के कोर्ट के ऊपर ही लगाया ना कि अब आप ट्राई नहीं कर सकते हो एनी फर्दर। हेयर हेयर रेस जुडिकाटा विल बी अप्लाइड। इसमें लिखना डिफेंडेंट्स कंसेंट डज नॉट मैटर नाउ,
डिफेंडेंट कंसेंट डज नॉट मैटर नाउ। अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि अब आप कह रहे हो, अब तो प्रूव हो गया, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी ही छीन गई है। इसमें लिखना रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, सो it is not in the hand of the party, hands of the, not in the hands of the पार्टी। अब उनके उससे जा चुका है क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी है। वंस रेस जुडिकाटा इज प्रूव्ड, अब पार्टीज विड्रॉ नहीं कर सकती, अब कोर्ट इनकॉम्पिटेंट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नाउ सेकंड सूट इज बार्ड। ठीक है, अपील में जाना है, वो करना है, वो अलग चीजें हो जाएंगी, बट उस लेवल के कोर्ट पे इनकॉम्पिटेंसी आ गई है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन फिफ्थ हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, इसमें लिखिए व्हाट इफ द ऑब्जेक्शन। आपने ना घर में जाके एक काम और करना है अब। ये जितने भी हमने रेज्यूडी काटा किया है ना टॉपिक, सबसे पहले करना है आपको प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस। जो भी बुक आपके पास है एमसीक्यू वाली, उसमें से सारे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस कर लेना, हो जाएंगे सारे। ठीक है, और जब वो हो जाएंगे तो मेंस वाले क्वेश्चन उठाना, एक बारी ट्राई जरूर करना। देखना, लिखना मत, भले ही उसको पढ़ के देखना कि मुझे समझ आ रहा है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, माइंड में ही सॉल्व कर लेना भले, उतना भी काफ़ी है। इसमें लिखिए व्हाट इफ द ऑब्जेक्शन वाज नॉट रेज्ड इन द ट्रायल कोर्ट, इन द ट्रायल कोर्ट will res judicata, will res judicata still be applicable and decree be void? What if, next पैरा में लिखना, what if res judicata was raised in appeal for the first time and not raised in the trial court? इसमें लिखिए if objection was not raised in the ट्रायल कोर्ट, अगर ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया, देन दी, तब क्या ट्रायल कोर्ट बाउंड हो जाएगा रेस जुडिकाटा से? ऑब्जेक्शन ही नहीं आया तब वो तो अपना सूट सुनता रहेगा, है ना, वो तो अपना सूट वैसे ही चलाएगा। देन दी ट्रायल कोर्ट will continue will continue with the trial। इसमें लिखना नो रेस जुडिकाटा will not be applied। ऑटोमेटिकली थोड़ा ना रेस जुडिकाटा लग जाएगा, प्रूव करना पड़ेगा, प्ली लेनी पड़ेगी उस चीज़ की। और डिक्री will not be void but valid, but valid। इसी में, इसी के साथ लिख रहे हैं इफ, सेकंड क्वेश्चन था ना जो उसी में पूछा, इफ रेस जुडिकाटा रेज्ड
in appeal for the first time and not in trial court. ये पूछा हुआ है ना सेकंड वाले पार्ट में, इसमें क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप खुद ही, आप ठीक है एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स में तो ले आओ, वहां तक तो चलता है, बट ये थोड़ा ना कि आप लाए नहीं, कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, अपील चल रही है, उसमें जाके आप रेस जुडिकाटा लेके आ रहे हो, वो तो नहीं चलेगा ना, एज अ जनरल रूल। हाँ, क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो दो अपील की हमने बात की, इसमें भी एक्सेप्शन पे आ रहे हैं वैसे, अभी हम एक्सेप्शनल सिचुएशन में यहाँ पे हो सकता है, बट जनरल रूल नहीं होगा। ठीक है, और रेस जुडिकाटा अपील्स पे लगता होता है, वो मतलब दो अपील्स की हम बात कर रहे हैं वहां पे। आप अगर उसको देखो कि एक मैंने अपील फाइल किया, अब वही अपील मैं दोबारा फाइल कर रहा हूँ, सेकंड अपील नहीं, उसी अपील को दोबारा कर रहा हूँ, वहां तो लगेगा लगेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट मानी जा रही है वहां पे। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें एक्सेप्शन भी है, इसमें लिखिए, जनरल रूल लिखिए पहले। जनरल रूल, वन कैनॉट रेज, वन कैनॉट रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपील। अपील पे रेस जुडिकाटा लगता है, बट आपने पहले वाले सूट में वो जो कॉन्टिन्यूशन जिसकी कह रहे हो उसमें आपने प्ली लिया नहीं, पहली बारी ही आप अपील में लेके आ रहे हो वो प्ली। इसमें लिखिए एक्सेप्शन, वेयर सम फोर्स एंड फ्रॉड, some force and fraud was exercised against the party and party was prevented from raising the plea in the ट्रायल कोर्ट। मतलब दैट मस्ट नॉट बी पार्टीज ओन फॉल्ट, उसका खुद की गलती नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे की वजह से वो रेज नहीं कर पाया, फिर कोर्ट जस्टिफाई कर देगा, बट अदरवाइज यू शुड नॉट बी स्लीपिंग ओवर योर राइट्स, विजिलेंट होने चाहिए आप उस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 6, 5 था नहीं ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, इज द बार ऑफ रेस जुडिकाटा only upon only upon the competency of the court, only upon the competency of the court, or does it only stay the suit? बताइए। कॉम्पिटेंट, कोर्ट इनकॉम्पिटेंट हो जाता है ना, मैटर थोड़ा ना स्टे हो गया कि अभी ये मैटर स्टे कर दिया, इसको अभी हम नहीं सुन, ऐसा तो नहीं किया ना, कोर्ट को इनकॉम्पिटेंट कर दिया कि ये डिसाइड नहीं हो सकती ये चीज़। ठीक है, इसमें लिखिए, द बार ऑफ रेस जुडिकाटा, the bar of res judicata applies upon the competency of the court, competency of the court, and it does not merely stay, does not merely stay the suit, rather the court, the court has to give up the suit, कोर्ट को सूट को गिव अप करना पड़ता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 स्टार बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में नंबर ऑफ टाइम ये आपसे पूछा जा चुका है, मैंने एक एक चीज़ वैसे करवाई है इसमें से। आंसर आप करोगे इसका, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। इसमें लिखिए, डज रेस जुडिकाटा अप्लाई ऑन अपील, अप्लाई ऑन अपील, एप्लीकेशन फॉर आर्बिट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, रिट्स, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स एटसेट्रा। बस अभी इतना ही, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स एटसेट्रा। ये पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, बताओ कि रेस जुडिकाटा किस पे अप्लाई होगा या किस पे नहीं अप्लाई होगा। कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पहचानना होगा। अपील वाला टॉपिक तो हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। अपील पे एप्लीकेबल होता है उस सेंस में कि दो अपील, एक अपील फाइल किया फिर हम दूसरी अपील उसी पे, सेकंड अपील नहीं, सब्सिक्वेंट अपील फाइल कर रहे हैं। सेकंड नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे सब्सिक्वेंट। सेम ही चीज़ के ऊपर सेकंड अपील का प्रोविजन नहीं है, हम सेम ही कोर्ट में वही चीज़ को फिर दोबारा से फाइल कर रहे हैं। सेकंड अपील अलग चीज़ होती है, उसके ग्राउंड्स अलग होते होते हैं। कैसे? नहीं 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 नहीं, वो अपील तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने फर्स्ट सूट फाइल किया, अब सूट डिसाइड हो गया, अब आप अपील फाइल कर रहे हो, इट इज नॉट, इट इज फर्दर रेमेडी। आपकी वो रेमेडी है, इस पे रेसिड्यू काटा नहीं लगेगा। अगर सेकंड अपील भी अलाउड है तो सेकंड अपील में जाइए। हम तो कह रहे हैं दो प्रोसीडिंग्स एक ही लेवल की, एक ही चीज की मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो आप। अपील इज नॉट अ प्रोसीडिंग। अपील तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो जो कोर्ट ने पास किया है। अपील में ना वो मेरिट्स पे नहीं जाते होते, फर्स्ट अपील में फिर भी देखते हैं, सेकंड अपील में तो मेरिट्स को देखते ही नहीं है। जब हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको डिटेल में, वो सिर्फ ये देखेंगे कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया क्या वो सही दिया या नहीं दिया, क्या इन चीज़ों को कंसीडर किया या नहीं किया। वहाँ एपेलेट कोर्ट में एविडेंसेस नहीं होनी है, जाके एविडेंसेस जो है कंप्लीटली फाइनली जो हियर हो रहा है मैटर, वो नीचे की कोर्ट में ही हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया हुआ, और लिखते हुए हमने क्या लिखा होगा, ब्रॉडर एप्लीकेशन, ब्रॉडर प्रिंसिपल्स लग रहे हैं उस चीज के। हमने ये नहीं लिखा कि सेक्शन 11 लग जाएगा अपील के ऊपर, बट रेस जुडिकाटा का ब्रॉडर प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिख लो, यस, फर्स्ट वाले में लिखिए, यस ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। सेक्शन ये नहीं कह रहे हैं कि सेक्शन 11 अप्लाई होगा, बट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। सेकंड है एप्लीकेशन फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ये भी मैंने लिखवा दिया हुआ है आपको पहले। आर्बिट्रेशन पे भी सेम ही हमने किया था ब्रॉडर प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यस, ऊपर वाला सेम आ गया रीजन। नेक्स्ट कौन बताएगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। एग्जीक्यूशन, श्रुति बताइए, एग्जीक्यूशन पे रेस जुडिकाटा लगेगा। एक्सप्लेनेशन 7 हमने पढ़ा ना, कल कल ही पढ़ा शायद ये वाला। तो एक्सप्लेनेशन 7 में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर भी रेस जुडिकाटा लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना यस, इसमें लिखना एक्सप्लेनेशन 7 सेक्शन 11, एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11, ठीक है। फिर रिट्स के ऊपर रेस जुडिकाटा लगता होता है क्या, कल ये भी मैंने करवा दिया हुआ आपको। यस बिल्कुल लगता है, ब्रैकेट्स में लिखना एक्सेप्ट हेबियस कॉर्पस। ये क्रिमिनल रिट होती है, इस पे नहीं लगता, बाकी सभी ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, रिट्स वाला टिप्स पे याद रख लेना, ठीक है। रेस जुडिकाटा लगता होता है, हम ये नहीं कह रहे कि सेक्शन 11 की हम एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं एज इट इज।
बट ब्रॉडर प्रिंसिपल जरूर लग जाएगा, वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है। लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव सूट, इस पे लगता है रेस जुडिकाटा। रिप्रेजेंटेटिव सूट भी हमने पढ़ा ना, कहाँ पढ़ा? एक्सप्लेनेशन में कौन सी? 6 में पढ़ा हमने, एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 11। एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 11। यस, रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी रेस जुडिकाटा लगता होता है। वो सारा सब वो तो तभी माना जाएगा ना कि हाँ कंडीशंस फुलफिल है, मान के चल रहे हैं। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहाँ पे? अच्छा 7 लिख दिया। 6 ऑफ सेक्शन 11, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 11। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। डज रेस जुडिकाटा अप्लाई अपॉन द एंटायर सूट और इट अप्लाइज ऑन इश्यूज ऑल्सो? बताइए। बोथ है ना, बोथ सेक्शन में लिखा ही हुआ है, सेक्शन 11 में एक्सप्रेसली ये चीज़ हमें दिया हुआ है, यानी कि एंटायर सूट पे भी लगता होता है और इश्यूज पे भी लगता होता है। हमने डिटेल में पढ़ लिया, बट इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते होते, प्रीलिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ा तो सूट था, इश्यूज कहाँ से आ गए। सूट, इश्यूज, एग्जीक्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव सूट, सब पे रेस जुडिकाटा लगता होता है, ठीक है। इसमें आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। Does res judicata applies upon does res judicata applies upon issues in the same suit? Issues in the same suit। अब बताइए, ब्रैकेट्स में लिखना हेयर ओनली वन सूट, ओनली वन सूट। सेक्शन 11 में क्या था? देयर मस्ट बी टू प्रोसीडिंग्स, दो होनी चाहिए। सूट है तो दो सूट होने चाहिए, बाकी भी कोई चीज़ है तो दो होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सिंगल ही सूट है, तो सेक्शन 11 तो लग रहा है कि जैसे नहीं लगेगा, एक तरह से तो यही लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ लग रहा है कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली तो। बट रेस जुडिकाटा तो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, भले ही सेक्शन 11 को फुलफिल नहीं कर रहा है, अदरवाइज तो चीज़ें लग सकती है ना। एक इशू डिसाइड हो गया, दोबारा से उस इशू को क्यों डिसाइड करेंगे हम, है ना। इसमें लिखिए, भले वो एक ही सूट क्यों नहीं है। when issues when issue is raised when issue is raised in the same suit, there is no former court। कोई फॉर्मर कोर्ट तो है ही नहीं, वो सेमी कोर्ट है। सो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी will not apply, but the principles of res judicata, ब्रैकेट्स में लिखना ब्रॉडर आस्पेक्ट, can always be applied, ऑलवेज बी अप्लाइड। मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन नहीं आनी चाहिए, वो सारे पर्पस रेस जुडिकाटा वाले फुलफिल हो रहे हैं तो फिर अप्लाई हो जाएगा। नोट लिखना इसी के साथ इसमें, इन टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेशन। टेम्परेरी इंजंक्शन पता है ना क्या होता है? आज ही तो पढ़ा है हमने, हाँ। अब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल समझो, इंजंक्शन होता है और एक होता है टेम्परेरी। इंजंक्शन अगर परमानेंट नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग है, तो वो टेम्परेरी हो गया। और परमानेंट है यानी कि दे दिया अब सामने वाले को परमानेंटली
रिस्टेन कर दिया तो वो हो जाएगा परमानेंट। इन टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेशन व्हेन फर्स्ट एप्लीकेशन is moved, no circumstances existed, no circumstances existed, hence res judicata on second application will not apply, will not apply। सेम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एज इट इज सारी चीज़ें। आपने सपोज पहले रेस जुडिकाटा सॉरी इंजंक्शन के लिए कोर्ट में टेम्परेरी एप्लीकेशन लगाया, फर्स्ट डे ही लगा दिया आपने, कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने कहा कि नहीं बनता, मेरिट्स पे डिसाइड कर दिया रेस जुडिकाटा आपको नहीं मिलना, सॉरी इंजंक्शन आपको नहीं मिलना, यहाँ पे टीआई एप्लीकेशन आपकी खारिज कर दी कोर्ट ने। आप सेकंड एप्लीकेशन लगा रहे हो, सेम ही चीज़ फिर से मांग रहे हो, वहाँ तो लगेगा ही लगेगा रेस जुडिकाटा। बट पहले जब आपने एप्लीकेशन लगाई तब ग्राउंड्स ही नहीं थे वो, बाद में वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट होते, पहले कभी वो ग्राउंड्स ही नहीं थे, फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। लॉ जो है जस्टिस करना थोड़ा ना भूल जाएगा उसके कारण से। सपोज मैं कोर्ट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे एप्रीहेंशन है सो एंड सो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, बट ऐसी कोई एप्रीहेंशन नाम की चीज़ ही नहीं थी, मैं वैसे ही चले गया कोर्ट में, वो चीज़ें प्रूव भी नहीं कर पाया, तो सेकंड सूट अब मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि सामने वाला सच में मुझे थ्रेट कर रहा है या सच में ही वो चीज़ें हो गई हैं अब, तब तो फिर सेकंड के ऊपर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा ना वहाँ पे, क्योंकि जस्टिस तो आपको करना ही करना है एट दी एंड। जब सरकमस्टांसेस पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, अब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या उसके अलावा वाले दूसरे सरकमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा ना कि आप जाओगे नहीं। सपोज प्ले जो डिफेंडेंट है वो 10 डिफेंडेंट है, एक ही सूट में 10 डिफेंडेंट है, आपको एप्रीहेंशन हो रही है मिस्टर ए से, सिर्फ एक ही डिफेंडेंट से, तो आपने पहली इंजंक्शन एप्लीकेशन लगाई ए के अगेंस्ट, एप्लीकेशन आपकी फेवर में डिसाइड हो गई, क्या थी वो टीआई एप्लीकेशन थी। अब दूसरी क्या होता है, मिस्टर बी भी आपको एप्रीहेंशन कॉज कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी तो लगा ही सकते हो ना, हालांकि यहाँ तो पार्टीज भी अलग हो गई, ये वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये याद रखना, टीआई के केस में अगर जस्टिस डिमांड करता है वहां पे कि वो चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी अब एग्जिस्ट करती है, तो रेस जुडिकाटा फिर हम नहीं लगाएंगे। रेस जुडिकाटा का पर्पस क्या है, पर्पस है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स के उसमें हम जस्टिस करना नहीं भूल जाएंगे, सबसे बड़ा कंसिडरेशन तो वही होना चाहिए कोर्ट के हमेशा, ठीक है। इसमें लिखिए नेक्स्ट, डिस्कस क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेना, क्वेश्चन 10th हो जाएगा। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा, ऑफ रेस जुडिकाटा। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में, तब हम क्या लिखेंगे उसमें, आंसर लिखिए। पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, सिर्फ शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले लिखना मीनिंग, ये रेफर नोट्स, स्टार्टिंग में हमने मीनिंग वगैरह के लिए रेफर किया है ना नोट्स को, जो स्टार्टिंग में लिखा था उसमें समझाओ इसको कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा का एक शेड दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा बताओ, ऑर्डर टू रूल टू इस चीज़ की बात करता होता है, और कहीं जहाँ जहाँ आपको पता है रेस जुडिकाटा सिर्फ हाईलाइट कर दो उसको, क्यों, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब फिर आना सेक्शन 11 के ऊपर, वो मेन ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सेक्शन 11 स्पेसिफिकली उसने रेस जुडिकाटा वहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखिए। फिर सेकंड लिखना है इसमें, ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, रीजंस बिहाइंड रेस जुडिकाटा, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, तो रेफर नोट्स हो जाएगा इसके लिए भी। फिर आपको लिखना चाहिए वहाँ पे नेचर एंड स्कोप ऑफ रेस जुडिकाटा, इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 मैगजिम्स, 5, वैसे 3 लिखवाई हैं, 5 लिखवाई हैं टोटल तो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा 4 मैगजिम्स। 4 क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, 50% बच्चे होंगे जो 3 भी नहीं लिख के आएंगे, याद नहीं होती ना मैगजिम्स किसी को,
और बाकी के 50 में से 40% बच्चे होंगे जो 3 मैगजीम्स को लिख के आ रहे हैं। तो आप कॉमन में मत आइए, अनकॉमन होना है हमें वहाँ से, हम एक और एक्स्ट्रा लिख देंगे, मैंने लिखवा रखी है उसमें से। सेकंड वाली जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, चूज़ कर लेना जो भी याद हो। सारी लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि इसमें लिखना पब्लिक पॉलिसी है उसके पीछे या फिर प्राइवेट पॉलिसी है, वो साथ में मेंशन कर दोगे, रेफर नोट्स कर दो यहाँ पे भी, मैं सारा लिखवा चुका हूँ पहले आपको। फिर लिखिए इसके साथ ही केस लॉ। केस लॉ में लालचंद राधाकृष्ण का केस लैंडमार्क आपको लिखवाया हुआ है मैंने। लालचंद वर्सेस राधाकृष्ण। एक केस से काम नहीं चलेगा, मैंने अभी आपको 3 ही केसेस लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, एक ही लिखवाया अभी तो। अभी एक ही लिखवाया, तो अभी के लिए एक ही, प्लस और भी आपको लिखने पड़ेंगे। अभी मैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपको लिखवाता हूँ डिटेल में, 2 केस मैं आपको वहां पे लिखवा दूंगा कंस्ट्रक्टिव में। इसमें आपको क्या करना है, जो रीसेंट केस होगा ना वो जरूर तैयार कर लेना। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अब इतने दिन से कर रहे हैं तो इट मीन्स इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम कर रहे हैं उस चीज़ को। रेस जुडिकाटा का कल को अगर आपका एग्जाम 2027 में है, 28 में है, उस समय जो रीसेंट केस कोई भी होगा सुप्रीम कोर्ट का उठाना, वो जजमेंट याद रख लेना पेपर के लिए, वो जरूर लिख के आना इसमें, ठीक है। इसमें केस हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास। फिर लिखिए असेंशियल कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। इसमें हम क्या लिखेंगे, सेक्शन 11 रेड विद एक्सप्लेनेशन। हाँ वो 6 पॉइंट्स ही आने हैं, जैसे लिखवाए हैं ना कि इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, इसकी ये एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में करके लिख दोगे। भले ही मैं शॉर्ट में लिखवा भी देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए। लास्ट, एक्सेप्शन टू रेस जुडिकाटा, एक्सेप्शन टू रेस जुडिकाटा। इसमें लिखना सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ब्रैकेट्स में लिख लेना सेक्शन 38 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक्सेप्शन जरूर लिख के आना, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जब हम 44 या 38 बीएसए का पढ़ते हैं, 44 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे ये बोला हुआ है कि जजमेंट वगैरह अगर प्रीवियस केस की फ्रॉड वगैरह से, कॉल्यूजन से आपने ऑब्टेन कर ली है, तो जो बाद में है नेक्स्ट उसमें कोर्ट के सामने, हम वो पुरानी जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। वहां पे तो रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं ना, बट उस रेलेवेंसी से क्या कर रहे हैं हम, वहां पे प्रूव कर रहे हैं इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। तो इनकॉम्पिटेंसी की तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर पुराना ही कोर्ट जो इनकॉम्पिटेंट थी, तो फिर तो वो रेस जुडिकाटा लगेगा ही नहीं, है ना। तो वो एक्सेप्शन आ जाएगा कि अगर मैं 44 के अकॉर्डिंगली इनकॉम्पिटेंसी प्रूव कर देता हूँ तो वो एक्सेप्शन में आ रहा है, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। और रेस जुडिकाटा के लिए जो 6 कंडीशंस है ना, सारी फुलफिल होनी चाहिए। वैसे तो आपको ये चीज़ पता लगी गई है, ये नहीं कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आगे लिखिए असेंशियल्स, में आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आती है ना, वो जो 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वैसे तो आपको बहुत डिटेल में लिखवा दिए ना, वो क्या था, वो बेयर एक्सप्लेनेशन थी अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। बट अगर थियोरेटिकल में आपके पास आ जाता है, फिर कैसे लिखोगे, क्या क्या केसेस उसमें हमें डालने चाहिए, किस पॉइंट में, वो शॉर्ट में करके लिखवा रहा हूँ। असेंशियल्स लिखिए इसमें, असेंशियल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। इसमें लिखना फर्स्ट, देयर मस्ट बी 2 सूट्स। हमने लिखा है ये स्टार्टिंग में, रेड विद एक्सप्लेनेशन 1, देयर मस्ट बी 2 सूट्स। इसमें लिखना देयर मस्ट बी 2 सूट्स, फॉर्मर सूट एंड subsequent suit। explanation 1 provides
that the suit which has been decided first is former suit. Former suit. Therefore, which suit instituted first does not matter. बस इतना लिखना है, इससे ज़्यादा मैंने लिखवाते हुए तो बहुत चीज़ें लिखवाई ना आपको, एग्जाम्पल कौन सी डेट में ये वो नहीं लिखना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर प्रोपोजिशन पूछी जाती है, आप ट्रस्ट मी इतना भी नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि जब पूरा आप सिर्फ देखो ना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो मैक्सिम्स लिखना ऊपर, जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट लिखे हैं मैक्सिम स्कोप वगैरह, वो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको लिखना आप, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर में आप अगर डायरेक्ट पूछ लिया उसने 2 पेजेस, एक से ज़्यादा पेज तो आपको वही लिखते लिखते भर जाना है, तो इसका स्कोप रह कहाँ गया। एंड देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही लिख के आप आ रहे हो, अंदर लिख ही नहीं पाओगे। बट फिर भी मैं इतना इतना लिखवा रहा हूँ कि जो मेन चीज़ है, बाई चांस अगर 15 नंबर में आ गया क्वेश्चन या 20 नंबर में आ गया, फिर थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। तो फालतू की चीज़ें वहां मत समझाने लग जाना कि दिस इज एग्जाम्पल, मैंने 5 5 एग्जाम्पल लिखवा दिए, आप भी वहां पे उसको समझा रहे हो, देखो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 3। मत करना वो चीज़, उसके बाद टाइम थोड़ा ना इतना पढ़ने के लिए। उसको आता है एग्जामिनर को सब कुछ, आप सिर्फ शॉर्ट में जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन क्या था इसमें, फॉर्मर सूट सब्सिक्वेंट सूट, और ये क्या था, ये लास्ट इंपॉर्टेंट था कि इंस्टीट्यूट किसको पहले किया, फर्क नहीं पड़ता, जो डिसाइड पहले हुआ उसको फॉर्मर हम कह रहे हैं। बस इतना लिखा और आगे चले। सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, ब्रैकेट्स में लिखना फॉर्मर कोर्ट, रेड विद एक्सप्लेनेशन, सेकंड एंड एक्सप्लेनेशन 8। ठीक है, इसमें लिखिए द एक्सप्रेशन competent to try, the expression competent to try relates to competency of which court, फॉर्मर कोर्ट। इसको अंडरलाइन करो या सर्कल कर दो वहां पे कि मैं फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 8 प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेड jurisdiction, provides for limited jurisdiction and competency if former court is competent। इसमें हमने क्या किया था, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई लिखना, टिक मत लगाना आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया उसको, ठीक है। इफ इनकॉम्पिटेंट, यहाँ पे आप ना इसको उसमें भी कर सकते हो, टेबुलर सी फॉर्म डायग्राम टाइप में भी छोटा सा बना सकते हो, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट तब क्या होगा, एक्सप्लेनेशन 8 अप्लाइज, दैट इज वाई इनकॉम्पिटेंट, वाई इनकॉम्पिटेंट इफ बिकॉज ऑफ लिमिटेड jurisdiction, पूरा लिख देना, तब क्या होगा, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। इफ नॉट बिकॉज ऑफ
लिमिटेड jurisdiction, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। ठीक है, इतना सा समझा देना बस उसमें। और एक्सप्लेनेशन जो सेकंड थी उसकी एक लाइन लिखनी हुई तो लिख देना कि अपील का है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ऊपर लिख दिया ना, क्योंकि मेन तो यही वाली एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें समझाने इतना नहीं लिख पाओगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ। इसमें समझाने मत लग जाना कि वो कॉम्पिटेंसी एक होती है पिक्यूनरी वाली, एक सब्जेक्ट मैटर वाली। हाँ, एक लाइन लिख सकते हो कि टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी की बात नहीं हो रही है। बट अगर डिटेल में चले जाओगे तो बस वही करते रह जाओगे, एक क्वेश्चन में 8 नंबर भी मिल गए तो बाकी तो स्किप हो जाएगा ना पेपर। उसमें भावनाओं में नहीं बहना है हमने, पेपर टाइम पे मेरा होना चाहिए बस। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपसे ये नहीं भी लिखा जा रहा ना, सिर्फ हेडिंग हेडिंग जो स्टार्टिंग में लिखवाया था उतना ही लिख के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मैगजीम्स और वो ऊपर लिख दिया ना पॉलिसी रीजन, उससे अपने आपने अपना काम कर दिया है। ठीक है, अगर लगता है कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा लिख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, फिर उसको लिखिए। आगे लिखिए। थर्ड, मैटर इन इशू। मैटर इन इशू कैसे होना चाहिए ये? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर कोर्ट must be directly and substantially in issue in subsequent suit। ठीक है, subsequent suit इसमें लिखना if collaterally या फिर incidentally in issue, तब क्या होगा? रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई, क्योंकि ये इसमें कवर नहीं होगा तो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। फिर लिखिए नहीं, इसमें बस काफ़ी है, इतना इससे ज़्यादा मत लिखिए, आप लिख भी नहीं पाओगे इतना भी। अब ये मत उसको समझाने लग जाना कोलिटरली का ये एग्जाम्पल और सब्सटेंशियली डायरेक्टली का ये एग्जाम्पल मत करने लग जाना। अगर वो स्पेसिफिक सपोज आपको प्रोपोजिशन दिया, उसमें इशू ही वही है कि कोलिटरली या डायरेक्टली, फिर जाना उसकी डिटेल में। फिर बाकी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करनी बिल्कुल भी हमने। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी वहाँ पे कि लिखना क्या है मुझे वहाँ पे। इसमें नहीं लिख पाओगे, आपका टेस्ट होगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट में आपको। ठीक है, बट फिर लिख के देखना कि मैं 7-8 मिनट्स में कितना लिख पा रहा हूँ 10 मार्क्स में। आने के बावजूद भी मैं टिप्स पे क्रैम भी कर लूंगा, फिर भी नहीं लिख पाऊंगा। हाथ है कंप्यूटर थोड़ा ना, उतना ही लिख पाऊंगा ना। ज़्यादा लिखोगे तो फिर पेपर स्किप हो जाएगा, और पेपर कंप्लीट करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी वहाँ पे। ठीक है, इसमें आगे लिखिए फोर्थ पॉइंट। हाँ जी। हाँ, जो जो एक्सप्लेनेशन इससे डील कर रही है वो सभी में ऐड ऑन कर सकते हो आप, छोटी छोटी चीज़ें। फोर्थ लिखिए। मैंने आपको वो समझा दिया हुआ ना पहले, इशू 3 तरह के होते हैं, फैक्ट, लॉ, मिक्स क्वेश्चन, वो समझा दिया हुआ है ना, वो मैं दोबारा नहीं बताता हूँ फिर आपको। नेक्स्ट लिखिए, क्या कह रहे हो आप? भूल गए? अरे, दिस दिस बस काफ़ी है। आप सोचो एक बारी, नहीं लगेगा वेग, उसको पता है कि बच्चे के पास कितना टाइम है। बाकी बच्चे उतना भी नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ, आप जितना लिख पाओगे ये रिलेट करके, और जो आपने पॉलिसी रीजन ये सब लिख दिए, एग्जामिनर उतने में खुश हो जाए, क्योंकि उसने जितने भी पेपर चेक किए उसको उतना भी नहीं मिला उस बाकी के पेपर में। हाँ, और ये तो सच बोलो, ये आपको एक्सप्लेन करने की नौबत ही नहीं आएगी, नौबत क्या, टाइम ही नहीं होगा आपके पास। अगर करने लग गए तो फिर काम। मैं हर टेस्ट पेपर के लास्ट में क्या लिख रहा हूँ आपको? टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक ना मैंने पेपर दिखाए अपने किसी को, मतलब उस समय मैं इनटू जजशिप था, और कोई स्टूडेंट था, वो उसने बोला कि भैया दिखा दो ऐसे ऐसे। मेरे पास कॉपीज पड़ी थी,
उनको पेपर दिखाए, फ़ोन पे बोलते हैं भाई आपने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। फिर भी आप कैसे मैं उसको क्या समझाऊं वहाँ पे कि मैंने कुछ लिखा या नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, कि वो कहता है मैं तो इसमें ये भी लिख सकता था। अभी नई नई तैयारी शुरू होती है ना, जब हमारे जोश बहुत ज़्यादा होता है कि अरे मैंने तो इतनी डिटेल में किया, मैं तो ये भी लिख दूंगा, ये भी मैटर ये नहीं करता, मैं भी बहुत कुछ लिख सकता था। टाइम पे पेपर कंप्लीट करना मैटर करता है। मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन में बहुत कुछ, 50 मार्क्स का मेरा पेपर स्किप हो गया, तो क्या, आउट ऑफ द कंपटीशन। जॉब लेनी है आपको, कोई वहाँ पे पीएचडी थीसिस थोड़ा ना लिख रहे हो वहाँ पे। क्लास में हमने लिख लिया ना जितना जितना लिखना था, वहां पे जितना बेस्ट वाला आप लिख पाओगे। पेपर आपकी स्पीड के ऊपर है ना, अगर आप 4 पेज भी लिख सकते हो 10 नंबर में, इतनी स्पीड आपकी है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर स्पीड कम है तो 2-2.5 पेजेस से ज़्यादा पे मत जाओ, और मैक्सिमम स्पीड में भी 2.5 पेज ही लिखे जाते हैं, किसी में 3 लिख दिए मैक्सिमम। मैं एक पेपर दे रहा था, मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था इंजंक्शंस का। अभी जो मैंने आपको एसआरए में करवाया ना, मैं सीपीसी वाले इंजंक्शंस की बात कर रहा हूँ, टेम्परेरी। वो ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं है खास। अब वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा एग्जाम में, और मैं, मेरे को अच्छा लगता था कि टेक्निकल क्वेश्चन आ गया ना, अब तो मैं इसमें बहुत कुछ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बाकी बच्चे इसी चीज़ से मैं उनको पीछे छोड़ सकता हूँ। क्वेश्चन था वो 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, मैं बहुत खुश हुआ देख के। बट जब मैंने लिखना शुरू किया ना, अब 20 नंबर में कितने पेज आने चाहिए थे? 4 साढ़े 4 पे मुझे ब्रेक लगानी चाहिए थी, 5 लिख देता ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे 9 पेजेस वहाँ पे भर चुके थे। और फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मैं तो लिख ही जा रहा हूँ और एक ही क्वेश्चन पे लगा हुआ हूँ, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था वो, और टाइम तो भाग रहा है वहाँ पे, मैं लिख लूंगा कितना मर्जी, टाइम थोड़ा ना रुकेगा मेरे लिए। मैंने जल्दी से उसको कंक्लूड किया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। पेपर बाई चांस से वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि वहां पे अगर मैं और लिखता रहता ना तो फिर वो हो गया था काम वहां पे। एक क्वेश्चन भी स्किप हो जाता है फिर तो प्रॉब्लम होनी होनी है। तो ये मैटर नहीं करता लिखने को यार। हम जब एलएलबी करते थे या एलएलएम आपने किया, वहां पे हमने लिखे तो हैं, 10-10 पेजेस लिखे हमने एक आंसर के लिए। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे कि हमें हर चीज़ डालनी है पेपर में। हमेशा याद रखना, टाइम पे पेपर अगर आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है, देन यू विल बी अ जज, अदरवाइज नहीं बनने वाले। पेपर स्किप हो गया तो वैसे ही आपने अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर लिया, नॉलेज कितनी मर्जी क्यों नहीं आपने रखी हुई है। ये भी और बाकी बच्चों के पास सेम टाइम है, ये मत सोचना कि मैं कम लिख रहा हूँ तो बाकी बहुत ज़्यादा लिख पा रहे हैं। बाकी भी उतना ही लिख पा रहे हैं, उससे भी कम लिख पा रहे हैं। ठीक है। बहुत बच्चे, जब आप पेपर दोगे ना फर्स्ट टाइम, देखना जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं खास करके, पेपर से जब आ रहे होते हैं, पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं, वो बच्चे रो रहे होते हैं, खास करके गर्ल्स। मतलब लड़के रोते नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, छूटता पेपर लड़कों का भी है, बट लड़के रोते नहीं है। मैंने लड़कियां देखी हैं ऐसी आती हुई और रो रही होती है, मम्मी वो मेरा पेपर 50 नंबर का रह गया ही। इसलिए रह गया क्योंकि आपने पहले इस चीज़ को सोचा ही नहीं था कि मुझे पेपर हमेशा टाइम पे कंप्लीट करना है। आप एक्स्ट्रा लिखे गए और फिर कहाँ से पूरा होगा पेपर वो। ठीक है। तो मैं तो आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ बता रहा हूँ, अभी ये हिमाचल का पेपर हुआ ना, जितने भी मेरे पास यहाँ पे बच्चे थे, किसी का पेपर यहाँ पे स्किप हिमाचल वाला नहीं हुआ है। उन्होंने पूरा किया, चाहे कम लिख के आए चाहे जैसे में भी लिख के आए, एटलीस्ट पेपर तो पूरा करके आ रहे हो ना आप। तो ये चीज़ आपको सीखनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, पेपर छोड़ दिया तो फिर। हाँ लोविंदर, अभी ले रहा हूँ आपका डाउट, पहले थोड़ा सा लिख लो। और फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, इसमें लिखिए, द डिसीजन इन द फॉर्मर सूट must have been must have been on मेरिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही तो यही है, यहाँ पे मेरिट्स पे होना चाहिए। फिर लिखना, द डिसीजन इन द फॉर्मर सूट must have been must have been necessarily to the determination determination of that suit determination of that suit, that is, that suit must have been decided, that suit must have been
डिसाइडेड। क्रैमिंग मत करना इसकी, मैं सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव आपको बता रहा हूँ क्या क्या लिख सकते हो। अगर लगता है कि इसके अलावा जो हमने लिखा उसमें कोई अच्छी चीज़ थी, आप उसको लिख दो, 2 पॉइंट्स में लिख दो, उतना काफ़ी है। ऊपर भी हमने पैरास बनाए ना, उनको भी पॉइंट्स में छोटा छोटा करके लिख दो, 2 2 पॉइंट्स, उतना भी काफ़ी है। सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, और कभी भी क्रैमिंग करके नहीं होता मेंस कभी भी, ठीक है। क्रैमिंग करनी है तो मैगजिम्स की करो, केस लॉज की करो, ठीक है। सेक्शंस वगैरह की प्रीलिम्स के लिए करो, कॉन्सेप्ट्स की क्रैमिंग नहीं होती है कभी, वो जो माइंड में है वो आप वहाँ पे लिख के आओ। फिफ्थ लिखिए, सेम पार्टीज, सेम पार्टीज और पार्टीज अंडर whom any of them claim, ब्रैकेट्स में लिख लेना, रेड विद एक्सप्लेनेशन 5, सॉरी एक्सप्लेनेशन 6, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट, पूरा लिख देना। इसमें लिख देना सेम पार्टीज इज नॉट इक्वल टू कॉमन पार्टीज। ये जरूरी नहीं कि पार्टीज सारी की सारी कॉमन होनी चाहिए, सेम पार्टीज की बात कर रहे हैं। कॉमन तो मतलब ए बी ने सी के ऊपर केस किया, अगले में भी ए बी ने सी के ऊपर केस किया। ऐसा भी तो हो सकता है ए बी ने मिलके सी के ऊपर केस किया, अगले में ए सिर्फ सी के ऊपर केस कर रहा है, वो भी सेम मानी जाती है। तो सेम इज नॉट इक्वल टू कॉमन पार्टीज, इसमें लिखिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट all the parties to the two litigations must be common, must be common. All that is necessary, all that is necessary is that the issue should be between the same parties, same parties, between party or between parties under whom they or any of them claim। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको लिखवाई भी हुई है क्लास में, बिटवीन ऐसे लिख लेना, बिटवीन मीन्स व्हेन पार्टीज आर एट कन्फ्लिक्ट। इतना लिखो और ख़त्म। ये मत करना कि मैंने तो 4 सिचुएशंस बनवाई थी आपको यहाँ पे कि ऐसा होगा तो क्या, वो नहीं डिटेल में जाना है। वो इसलिए बनाई है कि प्रोपोजिशन जब आती है तो आपको पता हो कि हाँ अब इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा वहाँ पे लिख पाऊंगा। अकेला अगर कोई प्रोपोजिशन भी स्पेसिफिक उस पॉइंट के ऊपर आ जाती है तो फिर आप जो स्पेसिफिक पॉइंट हमने लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करोगे, ये नहीं कि सारे एक्सप्लेन करने लग गए वहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखिए, लास्ट है ना, सिक्स हो जाएगा, सिक्स्थ, litigating under the same title, इसमें लिखना the expression title under this head refers to the capacity or interest of a party। किस कैपेसिटी में या इंटरेस्ट में वो कर रहा है। आप इसको ऐसे ना लिख के ना सिंपल भी लिख सकते थे, लाइक टाइटल इज इक्वल टू लीगल कैपेसिटी, बस खत्म। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी उतना ही है, बात भी आपकी रखी गई, बेटर वे में रखी गई, हाईलाइट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। इसमें आगे लिखिए, देयरफॉर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल
means that the demand should be of same quality. Demand should be of same quality in the second suit as it was in the first suit. एज इट वॉज इन दी फर्स्ट सूट। लास्ट में आप इसमें वो एक्सेप्शन वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब पॉइंट्स तो इतने ही हैं, जब पेपर में आएगा तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बारी पेपर में आ चुका है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन, सॉरी, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। अब आपको ये लग रहा होगा सर ने कल बोला था जाते हुए कि घर से अच्छे से रिवाइज करके आना, हम इसके प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। और जो जो रिवाइज करके आए वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे अब शुरू होंगे क्वेश्चंस, अब होंगे, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि मज़ा तो उसी में आएगा ना करने का। ठीक है, करेंगे उसको। अभी तो नहीं हो पाएगा मुझे पता है, अभी तो इसी में टाइम लग जाएगा और आगे। इसलिए कल कहा आपको कि करके आना, करेंगे। जिन्होंने कर लिए ठीक है, अभी भी कुछ तो रह ही गए होंगे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं रिवाइज किया अच्छे से, तो कल तक उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि कल जब क्वेश्चंस करेंगे हम फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तब बिल्कुल भी नहीं आएगी प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से रिवाइज करके आओगे सारे रूल जितने भी हमने लिखे हैं अभी नोट्स में। ठीक है, इसमें लिखिए। इसको कैसे आंसर करोगे, मैं पूरा आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ, वैसे नहीं लिखवाना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट लिखवा देता हूँ, फिर आंसर में जो जो चीज़ लिखवानी है सिर्फ वही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखना है रेलेवेंट लीगल प्रोविजन, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन, 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा यहीं पे दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे इसके बाद मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मैंने आपको करवा दिया, वो डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ना। फिर लिखिए पॉलिसी रीजंस, पॉलिसी रीजंस, ऑब्जेक्ट क्या है इसके, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के सेम ही पॉलिसी रीजंस होते हैं। मैक्सिम्स, मैक्सिम्स नहीं मैक्सिम लिखो, दैट इज, हाँ, विजिलेंट, यानी कि पार्टीज मस्ट नॉट बी स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स, पूरा लिख लेना आप इसको। ठीक है, विजिलेंट होनी चाहिए। पूरी मैक्सिम मैंने आपको लिखवाई हुई है ना, विजिलेंट जो भी है वो मैक्सिम। कंडीशंस, कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा, क्या क्या कंडीशंस उसके लिए फुलफिल होनी चाहिए। फिर लिखिए केस लॉज, जो भी केस लॉज आपको इसके ऊपर आते होंगे, और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जब भी आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट्स आपके इसी सीक्वेंस में कवर कर देना वहाँ पे। ठीक है, अगर ये कर दोगे आप तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप उतने टाइम में कर पा रहे हो। लिख हमने सारा लिया हुआ है, इसमें से क्या नहीं लिखा हुआ, केस लॉज नहीं लिखे हुए, और कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी वैसे लिखी हैं, बट चलो अदरवाइज लिख लेते हैं इन चीज़ों को। इसमें लिखिए मीनिंग, मीनिंग लिखा नहीं है ना डिटेल में, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ हमने पहले। इसमें लिखिए मीनिंग, मीनिंग अ मैटर इज said to be constructively in issue when, constructively in issue when it might and it might and ought to, it might and ought to have been
मेड अ ग्राउंड ऑफ अटैक इन केस ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंस इन केस ऑफ डिफेंडेंट इन द फॉर्मर सूट, इन द फॉर्मर सूट। तो उसको कहा जाएगा कि ये मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू ही है। ठीक है, बट हमने लिखा वही से एक्सप्लेनेशन से, बट लिखा थोड़ा अलग तरीके से कि उसको समझ आए कि मुझे वो मेन पॉइंट्स उसके पता है वहाँ पे। ठीक है, आगे लिखिए। असेंस लिखना है इसकी। असेंस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मतलब क्या चीज़ हम देखते होते हैं? आप देखो ना, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की सबसे बड़ी कंफ्यूजन किसके साथ होती है? ऑर्डर टू रूल टू के साथ होती है। जब हमने पढ़ा तब भी तो हमने ये कहा था, मैंने आपको बताया कि दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि ऑर्डर टू रूल टू में तो हम किसको देखते हैं? क्लेम और रिलीफ को देखते होते हैं, और यहाँ पे हम किसको? मैटर इन इशू को देखते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के लिए हमेशा असेंस लिखिए, मैटर इन इशू। मैटर इन इशू वैसे लिख लेना, नॉट रिलीफ्स। हाँ, नॉलेज नहीं, कंपैरेटिव वाला मतलब कंस्ट्रक्टिव लगता ही मैटर इन इशू के ऊपर है। लिख सकते हो, नॉलेज भी लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो, बट ये लिखना पड़ेगा आपको साथ में। ठीक है, इसमें लिखिए, मैटर इन इशू दो तरह के होते हैं। जब हमने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पढ़ा भी, हमने मैटर इन इशू के साथ ही किया था इसको, है ना। मैटर इन इशू दो तरह के होते हैं, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, और कोलेटरली इन और इंसिडेंटल। पूरा लिख लेना आप, ठीक है, इंसिडेंटल इन इशू। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल में क्या होता है? या तो होगा एक्चुअली, एक्चुअली इन इशू, या होगा कंस्ट्रक्टिव इन इशू, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। डायरेक्टली इन इशू, एक्चुअल इन इशू होगा पहले वाले में भी, फॉर्मर में भी, अभी भी। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिवली जब वो ऑट टू और माइट जब होगा, तब क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ही किया हुआ है सारी चीज़ हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे कोलेटरल में नो रेस जुडिकाटा, इसमें तो रेस जुडिकाटा लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर दोगे? एक्सप्लेनेशन 4 provides that if matter is constructively in issue, it should be deemed to be deemed to be directly and substantially in issue। यही लिखा हुआ है ना उसमें कि कंस्ट्रक्टिवली भी है तो उसको डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियली इन इशू मान के चलेंगे। अब लिखिए, असेंशियल्स ऑफ, हेडिंग कर लेना है इसको, असेंशियल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एसेंशियल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा फर्स्ट लिखना। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड अंडर explanation 4 of section 11। Second, it is an artificial form of res judicata। It is an artificial form of res judicata। Third लिखना, it is a matter of common knowledge। It is a matter of common knowledge that
a party files a suit, a party files a suit, he must bring the suit complete. He must bring the suit complete. फोर्थ लिखना, parties must bring all the facts and circumstances before the court. पार्टीज को सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने लाने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन on the basis of will of हाउस वन. कोई हाउस वन है, उसकी विल हो रखी है, उसके बेसिस पे पोजेशन मांग रहा है. द सूट इज डिक्रीड. ए सब्सिक्वेंटली कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर पोजेशन on the basis of legal year. He is the legal year of the same property. Decreed नहीं, dismissed लिखिए ऊपर. Suit is dismissed. तो ये इसके अलावा कोई एग्जांपल लिखना हो वो भी लिख सकते हो जो हमने पहले कवर किए हुए हैं. केस लॉ लिखिए इसके ऊपर. लैंडमार्क है, दो ही केसेस लिखवा रहा हूँ, दोनों लैंडमार्क है. फर्स्ट लिखना, वर्कमैन ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट 1978 सुप्रीम कोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों लैंडमार्क केसेस हैं इसके ऊपर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ. रीसेंट ऐड करना हो तो बाद में करते रहना, बट अभी के लिए सिर्फ यही लिख रहे हैं हम इसमें. हेल्ड. ठीक है, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल वाला पार्ट आज ख़त्म कर देंगे. ठीक है, थक गए होगे आप लिखते लिखते, बट कल फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझ तब आएंगे जब आपने पूरा टॉपिक एक बारी रिवाइज किया होगा घर से. ठीक है, क्या नहीं समझ आ रहा बबीता, बताओ. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, वर्कमैन ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट. हेल्ड में लिखिए इसमें, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा also comes into play when by the judgment and order a decision of a particular issue is implicit. By the judgment decision of particular issue is implicit in it. It must be deemed to have been decided by the implication. कोर्ट, नेक्स्ट पैरा में लिखना है, कोर्ट फर्दर held that
to avoid multiplicity of litigation, and to bring finality in it is deemed to have been constructively in issue, and therefore it is taken as decided। पर्पस बता दिया बेसिकली ये कि आप जरूर नहीं ये सभी लिखो, बस समझ लेना कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। जो पढ़ा है उसी की बात हो रही है कि क्या पर्पस है और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे इसका। मान लिया जाएगा कि आपने जो प्ली नहीं भी लिया वहाँ पे, वो मैटर इन इशू पुराने वाले में डिसाइड हो गया, और डिसाइड हो गया तो आप सेकंड टाइम में नहीं ला सकते। थोड़ा सा एक दो लाइन में ही हेल्ड वाला पोर्शन आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकंड केस लिख रहे हैं, शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ मैं। हम्म, मेरा थोड़ा सा मोटिव है कि बस ये ख़त्म हो जाए कि कल मैं फिर ये फालतू वाली चीज़ें ना लिखवाऊँ जो हमने कर ली है, कल फिर हम क्वेश्चंस पे आगे जाएं। ठीक है, बताओ क्या नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें आगे लिखिए कि सेकंड केस लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन, 1977 सुप्रीम कोर्ट। जब भी कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा आएगा, ट्रस्ट मी, ये दो केसेस के बिना अगर आप लिख के आ रहे हो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे ठीक है किसी भी चीज़ें लिखी हुई है केस में, अब तो ये पता ही है हमें, बट केस के नाम दोनों लिखने पड़ेंगे। मैं अगर किसी पेपर बच्चे का खुद चेक कर रहा हूँ, मैं भी उसको मार्क्स कम दूंगा अगर उसने ये दोनों केसेस नहीं लिखे हुए। वेरी बेसिक केसेस हैं, ठीक है। लाइक आपसे रेजिड्यूडिकाटा पूछ लिया और आप लिख के नहीं आ रहे हो कि सेक्शन 11 में लिखा हुआ है और ये चीज़ें हैं, तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया ना। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ये केस नहीं लिख के आ रहे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। रीसेंट केसेस ऐड करने हैं तो वो सोने पे सुहागा है, नहीं कर सकते हो तो बस ये दो तो एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे आपको। कंस्ट्रक्टिव रेजिड्यूडिकाटा में इसमें लिखिए फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स लिखोगे, लिख लो चलो। फैक्ट्स इसलिए लिखवा रहा हूँ, कई बार ना फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऐसे वाले केसेस में से। ठीक है, तो जिसके मैं फैक्ट्स लिखवाऊँ एग्जाम में, राइट आंसर राइटिंग में आपको कभी भी फैक्ट्स नहीं लिखने हैं। मैं फैक्ट्स अगर कहीं पे लिखवा रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, इट मीन्स कि वो एज इट इज आपसे प्रोपोजिशन पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस के वो फैक्ट्स हैं, बट एग्जाम में फैक्ट्स नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप हेल्ड वाला पोर्शन लिखते हो वहाँ पे। इसमें लिखिए फैक्ट्स ऑफ द केस। बेसिकली यहाँ पे थी हमारे पास रिट पिटिशन। कैसे रिट पिटिशन क्या हुआ उसमें, वो थोड़ा सा मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसमें लिखिए फर्स्ट रिट, पहले रिट फाइल की जाती है, कौन करता है, नवाब हुसैन। शायद मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा करवाते हुए थोड़ा बहुत बताया होगा इसके केस के फैक्ट्स के बारे में। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लिखिए अभी। नवाब हुसैन, अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस was dismissed from the service by DIG, he challenged, full stop करके लिखना, he challenged the said decision said decision by filing a writ before Allahabad High Court, on the ground that
he was not afforded any reasonable opportunity to meet the case against him, and that action taken against him was malicious and malified, but his writ petition was dismissed. वो कहते हैं मुझे सर्विस से डीआईजी साहब ने निकाल दिया, टर्मिनेशन ऑर्डर जो है वो इलीगल है, मेरे को सुना नहीं गया, प्रोसीडिंग्स ठीक नहीं हुई है, तो मुझे सर्विस में रीइंस्टेट किया जाए। इस चीज़ के लिए वहाँ पे वो कोर्ट में गया। कहाँ पे? रिट में। रिट कहाँ फाइल किया? हाई कोर्ट में फाइल किया। सेकंड लिखिए। सेकंड पिटिशन डलती है सिविल सूट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मैटर फाइनली रीच्ड सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हाई कोर्ट जाता है, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाता है। कोर्ट ने कहा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, पहले हाई कोर्ट ने डिसाइड तो कर दिया आपका, अब मेरे पास आप वही चीज़ सूट में लेके आ रहे हो, सेम ही चीज़, ठीक है। इसमें लिखिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है ग्राउंड्स टेकन। हाँ, मतलब क्या क्या क्या? कोर्ट अप्लाइड कंस्ट, हाँ वो रेज किया, मतलब कोर्ट ने हेल्ड किया। अप्लाइड मतलब कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई कर दिया कि बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, पार्टीज हाई कोर्ट जाती हैं वापस से उसके अगेंस्ट, वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल क्या वहां पे बता रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ग्राउंड्स लिए गए, वो सारी चीजें हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखिए ग्राउंड्स टेकन was dismissal passed by DIG अल- बस वॉज काट दें, डिसमिसल ऑर्डर पास्ड बाय डीआईजी वॉज अल्ट्रा वायरस बिकॉज एज ही वॉज अपॉइंटेड बाय आईजी। ये ग्राउंड बेसिकली क्या है, देखो सर्विस रूल्स जब आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे रूल्स होता है कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे छोटी अथॉरिटी आपको निकाल नहीं सकती, एटलीस्ट वो या उससे सुपीरियर अथॉरिटी आपको डिसमिस करेगी, टर्मिनेट करेगी। तो ये ग्राउंड ले रहा था कि डीआईजी ने कर दिया, बट मुझे अपॉइंटमेंट तो आईजी ने किया था। फिर आगे इशू बिफोर द कोर्ट, इशू बिफोर द कोर्ट, इस केस में कोर्ट के सामने क्या इशू था? वेदर द प्रिंसिपल of constructive res judicata could be invoked क्या इस वाले केस में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ले सकते हैं? कैसे? कि ये ग्राउंड आपने नीचे क्यों नहीं लिया? जब आपका पहले केस चला वहां पे आप ये ग्राउंड क्यों नहीं ले रहे थे? अब आप हमारे सामने ये ग्राउंड लेके आ रहे हो, तो पहले आपने ये नहीं, ये जो ग्राउंड था ना बेसिकली, ये उसने वहां पे भी लिया, नीचे वाली कोर्ट में भी लिया। कोर्ट ने इसके बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगा दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि कंस्ट्रक्टिव लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखिए ग्राउंड्स टेकन, यहाँ लिख देना बिफोर सिविल कोर्ट,
इसमें लिखना हेल्ड। अब ये जो हेल्ड वाला पोर्शन हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसमें लिखना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन एनी मैटर which might and ought to have been made a ground of defense or attack in a former proceeding, but was not so made, then such a matter in the eyes of law to avoid multiplicity of litigation and to bring finality in it is deemed to have been constructively in issue. Deemed to have been constructively in issue. Therefore, the court dismissed the petition by upholding the principles of कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। आपको लास्ट वाला ही लिखना है बस, वो फैक्ट्स तो वैसे लिखवा दिए, वो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमने थोड़े से कवर किए हैं अभी। अगर इसमें कुछ केसेस ऐड कर सकते हो, देखो जो उसका मेन चीज़ थी, जो असेंशियल्स लाइक जो पॉलिसी रीजंस थे, मैक्सिम्स, वो हम पहले सारी चीज़ें लिख चुके हैं, ठीक है। जो केसेस थे मैंने वही ऐड करवाए हैं बस यहाँ पे। आप इससे बेटर केसेस कर सकते हो लाइक रीसेंट वन, तो वो ऐड कर देना, ठीक है। इस वाले टॉपिक में किए जा सकते हैं। किसी का डाउट है मैं ले लेता हूँ। सर अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन आई तो क्या होगा? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन आई तो क्या होगा? एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन है, मैं समझा नहीं। अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन आई तो क्या होगा? एग्जीक्यूशन के ऊपर आप ये तो नहीं, शायद ये पूछ रहे हैं कि पहली बारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे रेस जुडिकाटा की, वो नहीं, फिर नहीं एंटरटेन होगी वो, ठीक है। आपको पहले ही लेनी पड़ेगी ये। इट इज़ काइंड ऑफ अपील की स्टेज पे आप रेस जुडिकाटा की प्ली लेके आ रहे हो। हाँ, रेस जुडिकाटा जो है वो एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होता है, वो मैंने कल समझा दिया था। एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स रेस जुडिकाटा अप्लाई टू ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रॉडर प्रिंसिपल तो आर्बिट्रेशन पे भी लगते हैं। आर्बिट्रेशन छोड़ो, किसी भी तरह की, हाँ, नॉन स्पीकिंग पे नहीं लगता होता। फिर सर एक बार आर्बिट्रेशन वाला बता दो प्लीज़। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, आर्बिट्रेशन चल रही है, अवार्ड पास कर दिया, आप दोबारा से आर्बिट्रेशन में सेम प्रोसीडिंग्स चला रहे हो, तो सेक्शन 11 भले ही नहीं लग रहा वहाँ पे, बट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उसका लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसमें रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। मेनली वैसे सूट पे लगता है, बट कुछ सिचुएशंस में बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे कवर किया जाता है। कल की क्लास मत मिस करना, बट रिवाइज करके आना सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे कल हम। जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो फिर तो मेरा आज मैंने लिखा साथ में आपके, कल आपका ज़्यादा काम होगा। मैंने तो क्वेश्चन लिख देना सिंपल सा, आप फिर उसको बैठ के 5-5 मिनट में सॉल्व करोगे, फिर आंसर करोगे, ठीक है। चलिए कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।